स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी यहाँ से रिलीज होता है। यूरिया का बेसिकली तुम्हारा जो क्या बोलना चाहिए इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली इंटरस्टिशियम बोलते हैं, ठीक। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ये यूरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि घूम घूम करके पूरे इंटरस्टिशियम में तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन करने वाला होता है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करने वाला होता है वहां पे। तो इसी वजह से यूरिया जो रहेगा ये पूरे तुम्हारे इंटरस्टिशियम में घूमते रहता है। तो जब इधर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आया तो 300, 300, 400, 500, 600 करते हुए 1200, क्लियर। अब जब ऊपर चढ़ेगा तो 1200 से फिर 1100, 1000, 900, 800, 700 करते हुए इस पार्ट तक जब पहुंचेगा, तब के केस में ये बॉर्डर के पास इसका वापस से कितना हो जाएगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, समझ में आ गया। और जब ये तुम्हारे डीसीटी में पहुंच जाएगा तब के केस में तुम्हारा फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी रहता है ये 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये और ज्यादा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो बायो का कल के क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज हम लोग को बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करना है। कल हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कवर किया हुआ था, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अब हम लोग को रीएब्जॉर्प्शन से उसको आगे कंटिन्यू करते हुए लेकर के जाना है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली पार्ट बाय पार्ट जो तुम्हारे रीनल टिब्यूल्स थे उसके जो डिफरेंट पार्ट्स में तुम्हारे डक्ट्स प्रेजेंट थे, सारे डक्ट्स में से तुम्हारे किस टाइप से एक्सचेंज होते हैं सब्सटेंसेस का, फिल्ट्रेट जो रहेगा वो तुम्हारा किस टाइप से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, वो सब हम लोग को देखना है, क्लियर, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए हेडिंग लगाओ रीअब्सॉर्प्शन। देखो हमारे बॉडी में बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे हम लोगों ने देखा हुआ था कि ब्लड में तुम्हारे जितने भी टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे सारे के सारे फिल्ट्रेट बन गए थे, मतलब फिल्टर आउट करके उसको बाहर निकाल दिया गया था, रिनल ट्यूब्यूल्स में उसको डाल दिया गया था, क्लियर। रिनल ट्यूब्यूल्स में पहुंचने के बाद रिनल ट्यूब्यूल्स के सब्सटेंसेस अगर उसमें प्रेजेंट रहेंगे तो भाई वही तुम्हारा एक्सक्रीट होने वाला होता है। तो बहुत सारे उसमें तुम्हारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, भाई सारे के सारे यूजफुल ही है, क्योंकि ब्लड में तो कुछ बचा ही नहीं है, और न्यूट्रिएंट्स उधर ट्रांसफर कर दिए, ग्लूकोज भेज दिए, न्यूट्रिएंट्स चले गए, बहुत सारे आयंस चले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाएंगे, जैसे सोडियम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ये सब गए हुए हैं। अब भाई हमारे बॉडी में इनका तो रिक्वायरमेंट होना ही है, तब के केस में इन सभी चीजों को वापस से क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो अप्रोक्सीमेट जितना तुम्हारा फिल्ट्रेट बनकर के आया हुआ रहेगा, अप्रोक्सीमेट उसमें से मान करके चलो 99% फिल्ट्रेट जो रहेंगे वो रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिख लो 99% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब। थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ या डिफरेंट डक्ट लिख लो, डिफरेंट डक्ट्स, ठीक। तो 99% फिल्ट्रेट जो है ये रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे। अब हम लोग एक एक करके डक्ट उठाएंगे, पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, ठीक है, एलओएच हो जाएगा, उसके बाद में फिर तुम्हारा डीसीटी आ जाएगा, डीसीटी के बाद में फिर तुम्हारा आ जाएगा फाइनली कंडक्टिंग, सॉरी जो आखिरी में पार्ट, क्लियर, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां से इस हिसाब से रीअब्सॉर्प्शन में सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे पीसीटी में, ठीक, ध्यान देना। पीसीटी में बेसिकली तुम्हारे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन जो रहता है वो पीसीटी में हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होगा कौन से टाइप का सेल्स, सॉरी कौन से टाइप का, वहां पे वॉल के जो टिश्यूज थे ये तुम्हारे क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर टिश्यूज थे, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज हैं इन्हीं के वजह से मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन का काम जो रहता है वो तुम्हारा कहाँ पे होगा, पीसीटी में होता है। तो यहाँ पे लिखना मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अकर हियर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, क्लियर। बुक में भी यहाँ पे तुम्हारा मेंशन किया हुआ है, अप्रोक्सीमेट मान करके चलो 70 to 80% जो रहता है यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है। तो 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब,
रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्प्टेड लिखो, ठीक है। कहीं पे और एब्जॉर्प्शन खाली थोड़ी लिखे, नहीं लिखे हैं। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना भाई, यहाँ पे हम लोग रीएब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में एक बार एब्जॉर्प्शन का काम हो चुका है, कहाँ पे बोलोगे तो डाइजेशन का तो चैप्टर तुम्हारे से डिलीटेड है, तो डाइजेशन में क्लास 10 का ही थोड़ा सा याद कर लो। स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है, यहाँ पे तुम्हारे मैक्सिमम सब्सटेंसेस, मतलब सारे सब्सटेंसेस को यहीं से एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो रहने वाला होगा, बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे सारे सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब किए जाते, तो एक बार एब्जॉर्प्शन तो वहां पे हो चुका है, यहाँ पे यहाँ पे दोबारा उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है, रीएब्जॉर्प्शन का। समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन उसका एक बार हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलो या फिर इंटेस्टाइन में बोलो, हो चुका रहता है। इसी वजह से यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, इसको हम लोग रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सब्सटेंसेस वहीं पे एब्जॉर्ब हुए थे और यहाँ पे दोबारा, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो यहीं पे तुम्हारा पहली बार एब्जॉर्ब होने वाले रहेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग उनके लिए रीएब्जॉर्प्शन यूज ना करके एब्जॉर्प्शन का यूज करने वाले रहेंगे। जैसे तुम्हारा आयंस, आयंस में तुम्हारे HCO3 जो कार्बोनिक आयन है, बुक में भी तुम्हारे आखिरी पैराग्राफ के आखिरी लाइन में लिखा भी हुआ है, HCO3 जो है, HCO3 माइनस आयन जो है, ये तुम्हारा एब्जॉर्ब होता है, ना कि रीएब्जॉर्ब। क्लियर, एब्जॉर्प्शन उसका होगा पीसीटी में, और एक बार फिर से उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है तुम्हारा डीसीटी में। तो फिलहाल उतने दूर जाओ नहीं, अभी फिलहाल पीसीटी के लिए देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्प्टेड, और साथ ही साथ में 100% न्यूट्रिएंट्स जो रहेगा ये तुम्हारा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। 100% न्यूट्रिएंट्स यहाँ से रीएब्जॉर्ब होने वाले रहते हैं। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। ऐसे ही बनाओ सीधा, ऐसे मतलब ऊपर नीचे ना बनाओ, हॉरिजॉन्टली बनाओ। दिखेगा क्या? हाँ दिख तो रहा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल यहाँ पे रहने वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रश पूरा छाप लेना, जितना दूर छाप सकते हो छाप लेना उसको, बाकी इससे हम लोग को ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। ध्यान देना, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है तुम्हारा टिब्यूल, कौन सा, रिनल टिब्यूल, यहां से तुम्हारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने वाला, तो यहां से रीएब्जॉर्प्शन करने का मतलब अंदर नहीं भेजना है, कहां भेजना है उसको, इस टिब्यूल से बाहर निकालना है, मतलब एरो जो बनेगा तुम्हारा बाहर की तरफ बनने वाला होगा। ठीक है, ये याद रखना, बाहर की तरफ एरो बनाओगे। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं वेट, क्योंकि और भी सब्सटेंसेज है। ये जाएगा नीचे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जैसे सब्सटेंसेस लिखते हैं तो क्या कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले में यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा H2O वाटर, वेट व्हाइट से लिखें, H2O आ गया, एक आ जाएगा यहां से ग्लूकोज, ठीक, एक यहां से आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। क्लियर, न्यूट्रिएंट्स, H2O हो गया, ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया। एमिनो एसिड्स, ये इनका जो तुम्हारा यहां से रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि एनर्जी यूज होगा। क्लियर, तो यहां से इसका कैसे हो जाएगा, ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर, इसके अलावा और भी तुम्हारे सब्सटेंसेस जो रहेंगे यहाँ पे ये रीअब्जॉर्ब होने वाले रहेंगे, तो उनमें से कौन कौन से, मैं उसको ऊपर की तरफ बना रहा हूं, ध्यान देना, वो पैसिव में आएंगे, ये एक्टिव में आ रहे हैं, वो पैसिव में आएंगे, इसीलिए उसको मैं अलग से सेपरेट लिख रहा हूं। चाहो तो तुम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना, इतने में आधे डाल दो और बाकी आधे उधर लिख लेना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है H2O ग्लूकोज, हाँ क्लियरली विजिबल है। चलो, तो और बाकी जो सब्सटेंसेस यहाँ से रीअब्जॉर्ब होने वाले रहेंगे, इसमें से क्या क्या बोलने से, सोडियम आयन हो जाएगा यहाँ से, सॉरी क्लोरीन आयन, सोडियम आयन तो यहाँ पे आएगा, वेट एक और लिखना है, यहां से एक और क्या आ जाएगा, यहाँ से सोडियम आयन।
ठीक है, पॉजिटिव आयंस जो रहेंगे वो इधर ठोकना, वो उनका तो उनका तुम्हारा एक्टिव एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने वाला होगा, और नेगेटिव आयन जो रहेंगे इनका तुम्हारा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होने वाला होगा। ठीक है, तो जैसे यहां से क्लोरीन माइनस आयन हो गया, साथ ही साथ में HCO3 माइनस, ध्यान देना HCO3 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सिर्फ, बाकी सभी का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, HCO3 का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर, ये आ गया, और साथ ही साथ में यहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा यूरिया, स्मॉल अमाउंट। क्लियर, स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी यहां से रिलीज होता है। यूरिया का बेसिकली तुम्हारा जो क्या बोलना चाहिए इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बेसिकली इंटरस्टिशियम बोलते हैं। ठीक, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ये यूरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये घूम घूम करके पूरे इंटरस्टिशियम में तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन करने वाला होता है। क्लियर, ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करने वाला होता है वहां पे, तो इसी वजह से यूरिया जो रहेगा ये पूरे तुम्हारे इंटरस्टिशियम में घूमते रहता है। ठीक, क्लियर, चलो इतने को छापो जल्दी, बस इतना ही है, पीसीटी कंप्लीट, जल्दी लिखो इसको फटाफट, ऐसे ही बनाओ, फिर हम लोग चलेंगे लूप ऑफ एनले पे। इनका लिख लेना ना, ये पैसिव मतलब कि पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, क्लियर, डन, गुड, वेरी गुड। सेकंड, ये हो गया तुम्हारे पहले पार्ट का कंप्लीट। सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक, तो लूप ऑफ हेनले के बेसिकली हम लोग ने दो पार्ट्स देखा हुआ था, एक था तुम्हारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो इसके बेसिकली दो पार्ट्स हम लोगों ने देखा था, दोनों को हम लोग को सेपरेटली बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देना, डायग्राम बाजू में बना लेंगे, पहले लिख लो फिर डायग्राम बनाएंगे, वहां पे डिटेल समझाएंगे। एक आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्लियर, और एक आ जाएगा यहाँ से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो डिसेंडिंग के लिए बुक में लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग पार्ट जो है, एक तो तुम्हारे लूप ऑफ हेनले में बहुत ज्यादा, एक तो मिनिमम मतलब कि बहुत कम यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, और वो भी तुम्हारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सबसे कम। क्लियर, सबसे कम यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का काम होगा। और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है बेसिकली यहाँ के जो मेम्ब्रेन्स होंगे, तो यहाँ पे लिखना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ये जो रहने वाला होगा ये होता है परमेएबल फॉर वाटर और नियरली इम्परमिएबल, ध्यान देना नियरली इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बोलने का मतलब जैसे Na हो गया, Cl हो गया, ठीक है, ये आ जाएंगे यहां से, तो ये नियरली इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, और इम्परमिएबल फॉर H2O। क्लियर, परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्परमिएबल फॉर H2O, और यहाँ पे परमिएबल फॉर H2O और नियरली इम्परमिएबल, बुक में यही वर्ड लिखा है। ठीक है, तो नियरली इम्परमिएबल फॉर यहां से हो जाएगा तुम्हारा NaCl। इतना समझ में आ चुका रहेगा, और डिटेल लिखेंगे इसके बारे में, पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं बेसिकली तुम्हारा काम होता कैसे है। देखो अच्छा रुको, थोड़ा छोटा बनाया भाई, वेट।
ये थिन पार्ट, वो थिक पार्ट, ऐसे ही बनाओ फैला के, कोई ज्यादा डिजाइन वगैरह बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तुम्हारा डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, क्लियर, और ये हो जाएगा तुम्हारा असेंडिंग लूप ऑफ एनले। उसमें से ये पार्ट हो जाएगा तुम्हारा थिक और ये हो जाएगा थिन, क्लियर। और इस साइड में तुमको देखने के लिए क्या मिलने वाला होगा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। अब ध्यान देना, बेसिकली तुम्हारा ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये तुम्हारे मेडुलरी रीजन में मिलते हैं, मतलब मेडुला के रीजन में मिलने वाले होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। एक काम करें, काउंटर मैकेनिज्म का थोड़ा ये बता दें क्या, चलो ट्राई मारते हैं। देखो, तो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे ये जो तुम्हारा रीजन है, एक सेकंड ना, ये इसके ऊपर के पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, क्लियर, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं मेड्यूला, ये तो पता ही है। अब ऊपर और नीचे, जैसे ये तुम्हारा किडनी है, किडनी में जितने भी तुम्हारे सब्सटेंसेस होते हैं, क्लियर, तो कॉर्टेक्स रीजन और मेड्यूला का अगर मिलाओगे तो सारे सब्सटेंसेस का जो तुम्हारा पोजीशन होने वाला रहेगा या तुम्हारे जहां जहां पे रहने वाले होंगे, उस बेसिस पे अलग अलग पार्ट में, ऊपर से लेके नीचे आओगे तो अलग अलग पार्ट में तुम्हारा यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब मैंने कल बताया हुआ था कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स तुम्हारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व रहेंगे उतने ज्यादा तुम्हारा उसका क्या आता है, ऑस्मोलैरिटी आता है, क्लियर। ऑस्मोलैरिटी का वैल्यू जितना ज्यादा, उतना ज्यादा तुम्हारा मान करके चलो उसमें सॉल्यूट मिले हुए रहेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान देना, मतलब ऐसे समझो कि जितना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जितना तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, कम ऑस्मोलैरिटी उतना डाइल्यूट तुम्हारा होने वाला होगा सॉल्यूशन, ठीक है। इतना तो मोर ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस ऑस्मोलैरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन, लिख लो किसी कोने में। अरे बात समझ में, लिख लो, छोटे छोटे ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे तुम्हारी ऑस्मोलैरिटी जो है ये तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट होने वाला होता है। ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और इधर से आ जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर से नीचे जब आओगे तो अलग अलग ऑस्मोलैरिटी होता है, क्लियर, मतलब कंसंट्रेशन जो रहेगा यहाँ पे तुम्हारे सब्सटेंसेस का वो डिफरेंट होने वाला होगा। तो ये तुम्हारा बेस लाइन हो गया, मान करके चलो, इसके ऊपर में कॉर्टेक्स, यहाँ पे तुम्हारा जो ऑस्मोलैरिटी रहता है ये तुम्हारा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। धीरे धीरे करके जब मेडुलर रीजन में तुम नीचे उतरते जाओगे तो इसका वैल्यू तुम्हारा बढ़ते जाएगा, क्लियर। तो जैसे ये हो गया 300, यहाँ पे कहीं पे मान करके चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 500, फिर मान लो कहीं पे आ जाएगा ये 700, इस हिसाब से ये बढ़ते हुए आएगा नीचे में, और एकदम बेस वाले पॉइंट पे, बेस वाले पोजीशन पे यहाँ पे तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बेस में कितना हो जाएगा ये, 1200 मिली ऑस्मोल, ये बेस वाले पार्ट का है। तो बेस में 1200 मिली ऑस्मोल का दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जब भी तुम्हारा सब्सटेंस ऊपर से नीचे आएगा, सब्सटेंस जब तुम्हारा ऊपर से नीचे आएगा तब के केस में उसका कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करना चालू होते जाएगा। और जाहिर सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, परमिएबल फॉर H2O। अब अगर अंदर के तुम्हारे फिल्ट्रेट से H2O बाहर निकल करके आएगा, जाहिर सी बात है H2O बाहर आने वाला होगा, यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, 300 हो गया, यहां से ले लो 500, यहां से ले लो ये 700, और ये अलग से आने वाला रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से H2O बाहर निकालना है, तो H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है यहाँ से H2O का। तो जाहिर सी बात है अगर H2O बाहर आ रहा होगा तब के केस में, क्यों बाहर आ रहा है ध्यान समझो। देखो, जैसे ये है मान लो बॉल उधर अंदर का, इसमें तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स भरे पड़े हैं, ELECT करके मैंने लिखा हुआ है। बाहर का जो तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी है, यहां तक अगर इलेक्ट्रोलाइट पहुंचा हुआ है तो यहाँ का ऑस्मोलैरिटी कितना हो गया, यहाँ का ऑस्मोलैरिटी कितना हो गया, 500। इसका मतलब, और अंदर का क्योंकि ऊपर से ये आ रहा है नीचे, तो इलेक्ट्रोलाइट जो रहते हैं इनका ऑस्मोलैरिटी तुम्हारा 300 ml, मतलब 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है जब ये ऊपर से नीचे आता है। कहां से बोलोगे, तो आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी होता है किसका, फिल्ट्रेट का, वो होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो कल हम लोगों ने लिखा हुआ था वहां पे एक चिपका लो, जो फिल्ट्रेट्स बनकर गए थे, जहां फिल्ट्रेट लिखे हुए थे, फिल्ट्रेट में ही लिखो कि उनका ऑस्मोलैरिटी वहां पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। कल मैं भी लिखवाया था, मैं एक बार चेक कर लेना, लिखवाए थे तो ठीक, नहीं लिखवाए तो वहां पे लिखो,
क्लियर है? अब समझो यहाँ पे 300 ऑस्मोल, तो फिल्ट्रेट का तो तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी जो है ये तुम्हारा 300 ऑस्मोल पर लीटर ही होने वाला होगा। अब समझो धीरे धीरे जब ये फिल्ट्रेट नीचे उतरता है तो सराउंडिंग में यहाँ का ऑस्मोलैरिटी कितना, 500, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन कम, मतलब अंदर में तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होने वाला होगा। और अंदर में अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है पानी यहां से ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन कम, तो बाहर में तुम्हारा कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कम होने वाले होंगे, और इनसाइड में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो इसी वजह से क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन है 5 ऑस्मोलैरिटी है 500, अंदर का ऑस्मोलैरिटी है 300, तो भाई अंदर में जब सब्सटेंस तुम्हारा यहां तक पहुंचेगा, मान लो यहां तक पहुंचा है, तो इसका ऑस्मोलैरिटी तुमको 500 के बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों फिर इक्विलिब्रियम के स्टेट पे आएंगे। तो इसी वजह से यहां से पानी को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो वाटर जैसे ही बाहर आ जाएगा, अंदर बाहर का कंसंट्रेशन के बराबर तुम्हारा अंदर का कंसंट्रेशन भी फिर हो जाने वाला होगा। आ रहा होगा ये समझ में? क्लियर? तो बेसिकली ऑस्मोलैरिटी को ही मेंटेन करने के लिए यहां से क्या बाहर निकाल दिया गया, H2O बाहर निकाल दिया गया। अब समझो जब फिल्ट्रेट तुम्हारा यहां पे है ऊपर में, तब इसका ऑस्मोलैरिटी कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जब ये फिल्ट्रेट तुम्हारा कहां पे पहुंच जाएगा, बेस में, फिल्ट्रेट जब तुम्हारा बेस में पहुंच जाएगा तो इसका ऑस्मोलैरिटी देखो 300 से कहां तक पहुंच गया, 1200 तक। समझ में आ रहा है? मतलब ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बन चुका है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, और जब ज्यादा कंसंट्रेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो फिल्ट्रेट जो रहता है ये बेस में, फिल्ट्रेट जो रहता है ये बेस में, फिल्ट्रेट एट बेस, ये तुम्हारा कैसा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा हो जाएगा ये, हाइपरटोनिक। क्लियर? अब इधर से ये आगे चढ़ना चालू करेगा तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या परमिएबल बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर यहाँ पे परमिएबल होंगे तो वो बाहर निकलेंगे, मतलब रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे, तो यहां से बेसिकली NaCl का रीअब्सॉर्प्शन होगा, NaCl का। क्लियर? ये आ गया NaCl बाहर, ये आ जाएगा NaCl बाहर। लेकिन ध्यान देना थिन पार्ट से अगर NaCl बाहर आ रहा होता है तो इसको हम लोग इसको पैसिवली बाहर निकाला जाएगा। ये कैसा रीअब्सॉर्प्शन है, पैसिव। क्लियर? और थिक पार्ट से अगर बाहर आ रहा होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। इसको क्या बोला जा रहा है, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे यही देखना था कि जो ऑस्मोलैरिटी है वो चेंज होते जाता है। अब ध्यान देना, अगर ये ऊपर पहुंच गया, यहां से फिर तुम्हारा चालू हो जाएगा क्या, मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सॉरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, DCT। DCT पहुंच गया, तो जब यहां से तुम्हारा फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ना चालू करता है तो पहले तो यहां से वाटर लॉस किया, मतलब वाटर को बाहर निकाला था, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो गया। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज किसके वजह से हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। अब जब असेंडिंग पार्ट में पहुंचा तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ही बाहर निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन वापस से तुम्हारा रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो जब इधर से नीचे से ऊपर से नीचे आया तो 300, 300, 400, 500, 600 करते हुए 1200। क्लियर? अब जब ऊपर चढ़ेगा तो 1200 से फिर 1100, 1000, 900, 800, 700 करते हुए इस पार्ट तक जब पहुंचेगा, तब के केस में ये बॉर्डर के पास में इसका वापस से कितना हो जाएगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। समझ में आ गया? और जब ये तुम्हारे DCT में पहुंच जाएगा तब के केस में तुम्हारा फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी रहता है ये 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये और ज्यादा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। क्लियर? अब भाई ऑस्मोलैरिटी का वैल्यू कम, मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, ऑस्मोलैरिटी का वैल्यू ज्यादा तो डाइल्यूशन कम, कंसंट्रेशन ज्यादा तब के केस में। समझ में आ गया ये? क्लियर है? तो यहां पे तुम्हारा हाईली कंसंट्रेटेड होता है, इसी वजह से बेस में फिल्ट्रेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक, और ऊपर टॉप पे एट टॉप इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोलैरिटी इसका बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, तब के केस में इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपोटोनिक। समझ में आ गया? और अगर इस पूरे बॉर्डर में ही रहा तब के केस में 300 मिली ऑस्मोल पर ml का है, पर लीटर का है वो उसका ऑस्मोलैरिटी, तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा,
अब भाई थोड़ा मोड़ा पिछले वाली चीजों को याद करने की कोशिश करो। हाइपरटोनिक किसको बोला था, हाइपोटोनिक किसको बोला था, और आइसोटोनिक किसको बोला था। क्लियर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में तुम्हारा बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो जिसमें कि तुम्हारा दोनों का ही कंसंट्रेशन इक्वल होने वाला होता है। ये तीनों जो वर्ड लिखे बोले, अभी दो लिखे हैं, एक बोला, आइसोटोनिक को बोला गया है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक लिखे हुए हैं। समझ में आ गया। ये तीनों ही कंपेरेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सॉल्यूशन लेकर के बता दो कि ये हाइपरटोनिक है, ऐसा नहीं। दो सॉल्यूशन लोगे तो उसमें से कंपेरेटिवली बता पाओगे कि कौन सा तुम्हारे ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन सा कम कंसंट्रेटेड है। समझ में आ गया ये। क्लियर। ठीक है। चलो भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कहां से बोल दिए, लूप ऑफ एनलेस रीअब्जॉर्प्शन। पूरा छापो पूरा। ठीक है, लिखो। वहां से अगर ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा नहीं भी समझ में आ रहेगा तो भी टेंशन वाली बात नहीं। अभी हम लोग देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तब के केस में इसको फिर से रिपीट करेंगे वहीं पे। इसी का तो कॉन्सेप्ट है वहां पे। आ गया समझ में। चलो लिखो यहां से जल्दी, फिर चलेंगे हम लोग कलेक्टिंग, सॉरी अभी तो बचा हुआ है डीसीटी बचा हुआ है, फिर पहुंचेंगे कलेक्टिंग डक्ट के पास। लिखो लिखो लिखो, थोड़ा स्पीड लिखो। डन, गुड, नेक्स्ट। देखो, अब अगले में हम लोग देखेंगे यहां से तुम्हारा डीसीटी के पास। ये तो पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, दो पार्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, थर्ड लिखे थे कि नंबरिंग नहीं, वेट, हाँ, थर्ड पार्ट यहां से आ जाने वाला होगा तुम्हारा डीसीटी। अब ध्यान देना, बेसिकली डीसीटी में जो तुम्हारा रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है ये कंडीशनल होता है। कंडीशनल इन द सेंस, मान लो कि हमारे बॉडी में या डीसीटी के पास पहुंचने के बाद ये पता चलेगा भाई कि जो तुम्हारा फिल्ट्रेट आया हुआ है उसमें तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कुल मिलाकर के फिल्ट्रेट अगर डाइल्यूट होगा तब के केस में हमारे बॉडी में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो वाटर को वहां से ज्यादा रीएब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो यूरिन तुम्हारा डाइल्यूट फॉर्म में बाहर आ रहा है तब के केस में वाटर मॉलिक्यूल जो है ये यूरिन में ज्यादा आ रहा होगा, और यूरिन को हम लोग को कंसंट्रेटेड बना करके भेजना रहता है बाहर, जिसके वजह से हमारे बॉडी का कम से कम में वाटर लॉस हो। आ रही है समझ में। क्लियर। अब मान लो हमारे बॉडी में बहुत सारे और भी एक्टिविटीज हो जाती है, जैसे मान लो किसी को लूज मोशन हो गया होगा, या फिर किसी को वोमिटिंग हो रहा होगा, या किसी का स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो चुका रहेगा, मतलब स्वेटिंग होगा तब भी उसमें से पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और इन सारे कंडीशन में हमारे बॉडी के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गया। और इस केस में ये जितने भी मैंने तुमको एग्जांपल बताया, या तो वोमिटिंग हो जाए, या फिर लूज मोशन हो जाए, या फिर तुम्हारा स्वेटिंग ज्यादा हो जाए, तब के केस में वाटर को हम लोग को प्रिवेंट करके रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा से ज्यादा। और इस केस में जो तुम्हारा डीसीटी होगा, डीसीटी वाले पार्ट में जितना हो सके वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। क्योंकि उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे हम लोग कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट में। तो भाई फाइनल पोजीशन के लिए तुम लोग, सॉरी फाइनल पोजीशन के लिए उसको रीएब्जॉर्प्शन के लिए बचाएंगे क्यों, जितना हो सकेगा हम लोग डीसीटी में उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। आ रहा इतना समझ में। तो डीसीटी के पास पहुंचने के बाद अब ये देखा जाता है कि बॉडी के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अगर बॉडी का रिक्वायरमेंट बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का रिक्वायरमेंट है, तब के केस में यहाँ पे तुम्हारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या इन्वॉल्व होने वाले रहेंगे, हार्मोन्स, जो कि तुम्हारे वहां के ऑस्मोलैरिटी को बोलो या फिर तुम्हारे वहां के कंसंट्रेशन को बोलो, मेंटेन करने वाले होते हैं। आ गया ये समझ में। ठीक है, चलो तो इसको पहले लिखें फिर समझेंगे। तो डीसीटी, डीसीटी में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अकर हियर, यहाँ पे क्या होने वाला होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन जब होता है तो मैंने तुमको बताया अभी यहाँ पे कि हार्मोन्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। तो हार्मोन्स इन्वॉल्व, क्लियर। हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे तो भाई कौन कौन से दो हार्मोन्स, बेसिकली यहाँ पे दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होने वाले होते हैं। एक का तो नाम तुम लोगों ने क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आया था, एडीएच, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन। देखे थे ना पिछले साल, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन,
ये दोनों के दोनों तुम्हारे फॉर्म होते हैं हाइपोथैलेमस में। वैसोप्रेसिन हो गया और ऑक्सीटोसिन तो अभी मारो गोली, वो उसका तो यूज यहाँ पे है नहीं, उसको हम लोग देखेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में सीधा। यहाँ पे हम लोगों का आया हुआ है वैसोप्रेसिन, तो वैसोप्रेसिन बोलो या फिर एडीएच बोलो, दोनों वही हार्मोन को बोला जाता है नेचर के हिसाब से। क्लियर? तो एंटी डायूरेटिक अब यहाँ पे समझ लेंगे, और वैसोप्रेसिन मतलब कि ये जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर? ताकि ब्लड प्रेशर जो है इसको हम लोग इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए वैसोप्रेसिन का नाम दिया गया है उसी हार्मोन को। तो इस हिसाब से यहाँ पे तुम्हारे एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन यहाँ पे यूज होने वाला होता है। बनेंगे कहां पे ये बोलने से, ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में। और इनका स्टोरेज कहां पे होगा बोलने से, इनका स्टोरेज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। समझ में आया? कहां पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पहले बता चुका रहूंगा मैं एक बार, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनल हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल हम लोग ब्रेन वाले चैप्टर में कवर करेंगे, तो पहले वहां तक पहुंचने से जितना पहले डिटेल हम लोग को मिल जाए उसको देखते हुए चलो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोथैलेमिक थैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी लिख सकते हो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसके लिए बुक में लिखा हुआ है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे ना लिखो, क्योंकि इसको हम लोग फिर आगे के चैप्टर में डिटेल डील करना ही है। तो जितना भी हमारे काम का है उतने को ही लिखो चुपचाप यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया रहेगा। तो एडीएच एक ये हार्मोन यहाँ पे यूज होता है। क्लियर? अच्छा पहले इसको लिख लो तो जल्दी, इसको लिखो, फिर दूसरे को लिखाते हैं यहाँ पे, दूसरे को लिखाते हैं, क्योंकि नाम है भाई, नाम तो तुमको याद करना पड़ेगा ना। फिर यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन यूज होने वाला है। क्लियर? तो पहले उसको लिखो, फिर यहाँ पे लिखते हैं एल्डोस्टेरॉन करके, जल्दी लिखो जल्दी। हो गया? डन। चलो, तो अब यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? एल्डोस्टेरॉन। क्लियर? बेसिकली एल्डोस्टेरॉन जो रहता है ये तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड बोलने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, किडनी के ऊपर में जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, थोड़ा मोड़ा याद आ रहा होगा, जितना भी याद आ रहा है भाई। अब स्ट्रक्चर तो यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि हार्मोन वाला चैप्टर हमारे लिए वेट कर ही रहा है आगे में। तो किडनी के ऊपर में तुम्हारा एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड के उसमें भी तुमको कॉर्टेक्स मिलने वाला होगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रहता है वहां से तुम्हारा कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। तो कॉर्टिकॉइड्स के भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है, तुम्हारा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स का यूज है। सेक्स कॉर्टिकॉइड का जो यूज रहेगा हम लोग को नेक्स्ट ईयर में देखना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो एल्डोस्टेरॉन है, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा हार्मोन आ जाएगा? यहाँ पे मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, ये कहाँ का हार्मोन है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। ये कहां का हार्मोन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। क्लियर? क्लियर? तो यहां से तुम्हारा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स निकल करके आया हुआ है। ये समझ में आ गया? ये दोनों नाम याद हुआ? क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले में एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और यहां से हो जाएगा ये एल्डोस्टेरॉन। क्लियर? तो यहां से ये एल्डोस्टेरॉन जो रहता है बेसिकली तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करने वाला है। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब। ये क्या रीअब्सॉर्ब करने वाला होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? बेसिकली ये Na+ को रीअब्सॉर्ब करता है। क्लियर? और Na+ अगर रीअब्सॉर्ब होता है तो इसके लिए दिमाग में अभी से चिपका लो, Na+ के साथ साथ में थोड़ा मोड़ा H2O भी आ जाता है। क्लियर? वो ऑटोमेटिक आ जाता है। सोडियम अगर आया तो H2O भी वहां पे साथ ही साथ में उसके बाहर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा तुम्हारा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ और H2O। और अगर तुम्हारा यहाँ पे ADH आएगा, ADH
एडीएच आता है तो एडीएच तुम्हारा यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करवाने वाला रहता है H2O का, ठीक है, मतलब ज्यादा अमाउंट पे ये H2O को रीएब्जॉर्ब करवाएगा, रीएब्जॉर्ब H2O, रीएब्जॉर्ब H2O। तो जैसे मान करके चलो डीसीटी तुम्हारा ये बन करके आया, ठीक है, ये है डीसीटी। तो डीसीटी में यहां से रीएब्जॉर्ब होगा H2O का, कौन से कंडीशन में, जब यहां पे आएगा एडीएच, क्लियर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा तब के केस में ये H2O को यहां से क्या बोल रहे हैं, रीएब्जॉर्ब करवाएगा, और यहां से Na प्लस का रीएब्जॉर्प्शन होगा जब आएगा कौन, जब आएगा यहां पे एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, क्लियर। तो भाई ये मिनरल को क्या किया हुआ है, रीएब्जॉर्ब करवाया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स बोल रहे हैं, क्लियर। तो ये हो जाएगा मिनरल का रीएब्जॉर्प्शन, और साथ ही साथ में अगर एल्डोस्टेरॉन आया हुआ है तो Na प्लस के साथ साथ ये H2O का भी रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। एंड सोडियम प्लस अगर बाहर निकलेगा मतलब रीएब्जॉर्ब होगा तो उसके साथ साथ में H2O भी आता है, सोडियम अकेले नहीं आता भाई, ये उसका हेल्पर है समझ लो, क्लियर, उसका गार्ड, बॉडी गार्ड। तो जहां जहां सोडियम निकलेगा उसी के पीछे पीछे में H2O भी दौड़ते हुए जाएगा, क्लियर। तो ये एक हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला हुआ है, बेसिकली ये जो है ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या काम करने वाला होता है, एक काम करे, वेट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लूं, हाँ, बेसिकली इसका फंक्शन क्या बोलोगे तो ये प्रिवेंट डायूरेसिस, यहाँ पे ये डायूरेटिक लिखे हुए हैं और वो भी एंटी जोड़े हैं, तो भाई डायूरेसिस का मतलब क्या होगा, पहले वो लिख लो ऐसे, प्रिवेंट डायूरेसिस, डायूरेसिस, डायूरेसिस हम लोग किसको, डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, डायूरेसिस का मतलब होता है क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू ही हम लोग यहां से वाटर का लॉस कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर, क्लियर। तो लॉस ऑफ वाटर को ये प्रिवेंट करने वाला है, तो डायूरेसिस का मतलब हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे एंटी डायूरेटिक बोलना, तो एंटी डायूरेटिक बोलने का मतलब डायूरेसिस को रोकने वाला, तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए जिस हार्मोन का यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एडीएच, क्लियर, क्लियर इतना, ठीक है। चलो तो इतने को फटाफट लिखो भाई, इतना ये यहाँ पे लिखना है, जल्दी करो जल्दी। हाँ, और मैं भी तुम्हारा कल क्लास ना लगे, ठीक है, मैं भी कल क्लास ना लगे क्योंकि कल शायद मेरे को बाहर जाना है, तो अगर मैं बाहर गया तो फिर क्लास तुम्हारा नहीं होने वाला होगा, और होगा तो फिर तुम्हारा टाइम जो है वो अपडेट हो जाएगा, मान लो कल क्लास नहीं होता तो फिर परसों स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो 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 जल्दी लिखो जल्दी। डन, गुड, नेक्स्ट, आखिरी के पार्ट में देखेंगे क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ध्यान दो, बस ज्यादा नहीं, बस दो चीजें यहां पे दिमाग में बिठाओ, एक तो यहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है लार्ज अमाउंट में वाटर का, पहली बात, दूसरा स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी यहां से रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी यहां से रीएब्जॉर्ब किया जाता है, तो लिखो यहां पे कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये हो जाएगा इन लार्ज अमाउंट, क्लियर।
और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया इन स्मॉल अमाउंट। एएमटी का भी मतलब अमाउंट ही है ना, मैं उसको शॉर्ट में लिखा हुआ हूं वहां पे। तो जहां जहां पे एएमटी लिखेंगे मतलब समझ जाना कि वहां पे तुम्हारा अमाउंट का ही बारे में बात किया गया है। अब ध्यान दो यहां पे, जैसे मान लो कि ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में तुम्हारे लार्ज अमाउंट पे क्या 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 रीअब्सॉर्ब करना है, वाटर, ठीक है। तो यहां से लार्ज अमाउंट पे तुम्हारा आ जाएगा वाटर, ठीक। और साथ ही साथ में स्मॉल अमाउंट पे यहाँ पे यूरिया भी निकलेगा, ये आ गया यूरिया। अब देखो ध्यान से, यहीं पे तुमको समझना है, यूरिया जो है अभी बेसिकली तुम्हारे कहां पे प्रेजेंट है, ये इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। और ये हो गया तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट, इसी के बाजू से यहां से क्या निकलेगा, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। वेट, ये यहां से लूप ऑफ हेनले निकल रहा है, और वो तुम्हारा डीसीटी वगैरह सामने में जुड़ेगा, वो अलग छोड़ो। यूरिया आया, अब ये जो यूरिया यहां से बाहर निकल करके आया हुआ है, बेसिकली यहाँ के बेस का मैंने ऑस्मोलैरिटी तुमको कितना बताया हुआ था, 1200 ऑस्मोल मिली ऑस्मोल पर लीटर, और ऊपर का कितना है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लियर। तो भाई इतना ज्यादा कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इसको एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, और साथ ही साथ में थोड़ा मोड़ा यूरिया भी आ जाए तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो यूरिया यहाँ पे आया हुआ है, ये यूरिया बेसिकली दो टाइप से यहाँ पे यूज होता है। एक तो तुम्हारा कुछ पार्ट में इसी इंटरस्टिशियम में ही रिटेन होकर के रहने वाला होगा, रिटेन यहीं पे रिटेन होने वाला होगा, और कुछ पार्ट जो है यहाँ पे ये रिटेन, और कुछ पार्ट जो है तुम्हारा वापस से मिल जाएगा कहां पे, लूप ऑफ हेनले में। क्लियर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। और यूरिया जब इसमें मिल जाएगा तो फिर यूरिया इसी के साथ में फिर आगे बढ़ते हुए जाएगा, वापस से घूम करके आएगा कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट में। यहां से आगे जाएगा डीसीटी, डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट में। समझ में आ गया। और ये पूरा का पूरा ऐसे साइक्लिक फॉर्म में घूमते रहता है यूरिया। और ध्यान देना, यूरिया का कुछ पार्ट हमेशा तुम्हारा इसमें छूटते हुए चलेगा, जो कि तुम्हारे ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर, रिटेन्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन कहां पे, इंटरस्टिशियम फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर। तो बार बार पहले भी चिल्लाए हुए थे कि यूरिया जो रहता है ये तुम्हारे ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने वाला है, तो देख लो यहीं पे तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, यूरिया, ठीक है। तो क्लियर, लिखो लिखो, इसको भी लिखो जल्दी, बस इतना ही है इसमें और ज्यादा नहीं है, लिखो। ये लूप ऑफ हेनले है ना, ये लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये यूरिया ऐसे ही बनाओ। अभी तुम्हारे डायग्राम भी देखेंगे जो बुक में दिया हुआ है, उसमें भी यही यही दिया हुआ है, खोल के भी देख सकते हो। कलेक्टिंग डक्ट के बाजू से तुम्हारा यूरिया निकाला हुआ है एरो के साथ में। हालांकि वहां पे ये नहीं बताया है कि रिटेन्ड कुछ अमाउंट यहाँ पे रिटेन हुआ है। तुम दो एरो बनाओ, थोड़े से को रिटेन करवाओ कहां पे, इंटरस्टिशियम में, और बाकी जो बच्चे कुछ हैं उसको भेज दो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। क्लियर। हाँ एक चीज और, यहाँ पे वो हो सकता है डायबिटीज वगैरह का तुमको कॉन्सेप्ट बताया जाए, यहाँ पे मैं नहीं करवाने वाला, उसको मैं तुमको आखिर में बताऊंगा। डायबिटीज बेसिकली दो टाइप से होता है, एक होता है डायबिटीज क्या बोलते हैं, इंसिपिडस, ठीक है, और एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर। कल ही मैंने 8 सालों को बताया हुआ है, यही दोनों उनके भी सिलेबस में है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलाइटस मेलाइटस, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े एक भी चीज तुम्हारा यहाँ पे बेकार नहीं जाने वाला। थोड़ा मोड़ा अगर याद भी रहता तुम्हारा पिछले वाले क्लासेस का, तो यहाँ पे तुमको आराम से उसको रिलेट करते बनता। हालांकि याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तो रिपीट कर ही रहे हैं उसको, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो रहता है उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो रहता है बॉडी से लॉस हो जाता है। और क्यों बोलने से, एडीएच जो हम लोगों ने हाइपोथैलेमस से निकाला हुआ था, एडीएच अगर तुम्हारा मान करके चलो कम अमाउंट पे प्रोड्यूस हुआ है या फिर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तब के केस में वाटर लॉस जो है ये तुम्हारे यूरिन के थ्रू ज्यादा होता है, तब भी वो तुम्हारा डायबिटीज कॉज करता है, डायबिटिक वो भी तुम्हारा नेचर का होने वाला होगा।
तो डायबिटीज के तुम्हारे डायबिटीज इंसिपिडस जो रहता है इसमें तुम्हारा शुगर बाहर नहीं निकलता, क्लियर, ग्लूकोज जो है ये बाहर नहीं निकलता, वो तुम्हारा डायबिटीज मेलाइटस के केस में बाहर निकलता है, क्लियर। और ये जो रहेगा ये तुम्हारा डायबिटीज इंसिपिडस है। डायबिटीज इंसिपिडस बोलने का मतलब इसमें वाटर बाहर निकलता है बहुत ज्यादा अमाउंट पे, क्लियर, और वाटर बाहर निकलेगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। और डायबिटीज मेलाइटस जो था ये तुम्हारा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। याद करो 10th का क्लास थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए थे ना वहां पे कि इंसुलिन का अगर कमी होता है तब के केस में तुम्हारा ब्लड शुगर जो है ये इंक्रीज करना चालू कर जाएगा, और ब्लड शुगर जब इंक्रीज करना चालू करता है तो ध्यान देना यहीं पे, ये जो हम लोगों ने ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाया है ये 100% ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ है, लेकिन मान लो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, पेनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन अगर काम नहीं कर रहा होता तब के केस में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता और सारे के सारे ग्लूकोज यहां से रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाते, फिर कुछ अमाउंट का ग्लूकोज जो है तुमको आगे बढ़ाना पड़ता, और आगे बढ़ेगा तो फिर वो दूसरे जगह में कहीं पे एब्सॉर्ब होना है नहीं, रीअब्सॉर्ब और होना है नहीं, तब के केस में ये सीधा तुम्हारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और यूरिन के थ्रू अगर ग्लूकोज बाहर निकलना चालू होता है तब के केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज। और ये जो डायबिटीज है इसको हम लोग बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस, इसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। और जो वाटर का ज्यादा लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इसके बारे में आगे मैं लिखवाऊंगा तुमको। चलो भाई लिखो इतने को जल्दी फटाफट। डन, गुड। तो इतने में से हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग को यहां से देखना है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ठीक। तो ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, यहाँ पे इतने को याद रखो। बेसिकली ट्यूब्यूलर सिक्रेशन इसका तो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको पहले ही बता दिया था। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन बोलने का मतलब हम लोगों को बॉडी के उन सारे सब्सटेंसेस को वापस से रेनल ट्यूब्यूल में मिलाना है जिसको कि हम लोग को बॉडी से बाहर निकालने का जरूरत होता है। समझ में आ गया ये, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में तुम्हारे कौन कौन से आने वाले रहेंगे बोलने से, एक तो आ जाएगा अमोनिया, इसको याद कर लो, NH3, साथ ही साथ में H+ और साथ ही साथ में K+, पोटेशियम प्लस, H+ मतलब हाइड्रोजन प्लस, और अमोनिया आने वाले रहेंगे तुम्हारे किसमें, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में, क्लियर। और ये तुम्हारा क्यों ट्यूब्यूलर सिक्रेशन किसके लिए किया जाता है बोलने से, ये तुम्हारे मेंटेनेंस ऑफ पीएच। भाई हाइड्रोजन और पोटेशियम आगे पीछे निकाल रहे हैं मतलब कि यहाँ से तुम्हारा H+ का भी कंसंट्रेशन हम लोग का कमी ज्यादा होगा, और H+ के कंसंट्रेशन के कमी ज्यादा के हिसाब से तुम्हारा पीएच मेंटेन होता है। जहां पे H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा वो वहां का पीएच कम, मतलब एसिडिक स्टेट में रहेगा वो, क्लियर। तो इस हिसाब से इनका जो सिक्रेशन किया जाता है ये क्यों किया जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर मेंटेनेंस, फॉर पीएच बैलेंस, ऐसे लिखो, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीएच, मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस लिखो, ठीक। मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयनिक बैलेंस के लिए इन सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करवाया जाएगा, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन करवाया जाएगा, मतलब इसको बाहर निकाले जाएंगे, क्लियर। अब 3 पार्ट्स में तुमको दिमाग में बिठाना है। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा पीसीटी, क्लियर, सेकंड नंबर पे आ जाएगा डीसीटी, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। पीसीटी से क्या, पीसीटी से तीनों NH3, H+ और साथ ही साथ में K+। डीसीटी में भी तुम्हारे तीनों का ही सिक्रेशन करवाया जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, NH3, H+, K+। और कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा H+ और K+ ही सिक्रेट करवाए जाने वाले होंगे, बस।
इतना ही तुमको देखना है ट्यूबुलर सिक्रेशन में, ठीक है। लिखो इसको, फिर एक डायग्राम बनाएंगे जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, या बुक के डायग्राम से करवा दें। नहीं भाई बना लेंगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखो लिखो, बनाएंगे उसको, जल्दी करो, इतने को कंप्लीट करो, फिर एक डायग्राम बनाएंगे कॉमन। डन, गुड। अब देखो एक कॉमन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक कॉमन डायग्राम बनाते हैं, और उसी में जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किया हुआ है या फिर सीक्रेट किया हुआ है सबको वहीं पे चिपकाएंगे। ऐसे ही बनाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेफ्रॉन। क्लियर। अब एक एक पार्ट में तुम्हारे कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब हुए थे, कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है ये तुम्हारा सीक्रेट हुआ था, चिपकाते चलो फटाफट। देखो यहां से रीअब्सॉर्प्शन, सबसे पहले में आ जाएगा ग्लूकोज, फिर आ जाएगा यहां से H2O, फिर आ जाएगा यहां से न्यूट्रिएंट्स, फिर आ जाएगा यहां से एमिनो एसिड्स। क्लियर। फिर यहां से आ जाएगा तुम्हारा Na+, फिर आ जाएगा Cl-, फिर आ जाएगा यहां से HCO3-, और कुछ अमाउंट पे यूरिया। ये रीअब्सॉर्ब हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या करवाया गया है वो भी लिखना पड़ेगा। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन के लिए एरो को अंदर बनाना, एरो को अंदर, ये आ जाएगा यहाँ पे H+, ये आ जाएगा K+, और साथ ही साथ में NH3। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब यहां से बाहर क्या निकालेंगे, यहां से आ जाएगा सिर्फ H2O बाहर, ठीक है। यहां से बाहर क्या निकलेगा, यहां से आ जाएगा ये NaCl, यहां से भी बाहर निकलेगा NaCl। क्लियर, क्लियर। वहां से अब यहां से बाहर क्या निकल करके आ रहा है, एक तो आ जाएगा H2O, याद करो ADH, ADH से H2O, और साथ ही साथ में जो तुम्हारा वहां पे एल्डोस्टेरॉन था उसके वजह से Na+, ये दोनों का क्या हुआ है, रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, बाहर निकाले हैं, रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। और डीसीटी में तुम्हारा ट्यूबुलर सिक्रेशन में कौन जाने वाला होगा, यहां पे आ जाएगा फिर H+, K+, और NH3। आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट यहां से क्या क्या बाहर निकलेगा, एक आ जाएगा ये H2O, और बहुत ज्यादा अमाउंट पे H2O, तो एक और H2O चिपका दिए, साथ ही साथ में यहां पे निकल करके आएगा क्या चीज, यूरिया। ये आ गया यूरिया। आ गया इतना समझ में। और इसमें से ट्यूबुलर सिक्रेशन में इसको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, एक आ जाएगा H+, और एक आ जाएगा यहाँ पे K+। ठीक है। ऊपर नीचे लिखे तो ये मत समझना कि इस वाले रीजन में H+ और इस वाले, नहीं ऐसा नहीं, कहीं पे भी वो H+, K+, मैंने सीक्वेंस बस बनाया, मतलब कि उसको लिखने फैला के लिखा है, बस यही है। समझ में आ गया। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में H+, K+, H2O यहां से बाहर निकल गया, और यहां से ये जो यूरिया आया हुआ है, यही यूरिया को तुमको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, एक जाएगा इधर और एक आएगा नीचे की तरफ। ये हो जाएगा रिटेन्ड इन इंटरस्टिशियम फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, तुम्हारे बुक का डायग्राम ये है। समझ में आ गया, छापो, इसको भी बनाओ पूरा। डन, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ
क्या लिखते रहते हो? कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी को क्या बोला जा रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ध्यान देना, काउंटर करंट मैकेनिज्म ये क्यों अराइज होते हैं, क्यों होता है अगर बोलोगे तो ये वैसे ही जैसे हम लोगों ने कल एक कॉन्सेप्ट देखा हुआ था, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन कौन कौन सा, एक तो तुम्हारा डीसीटी और क्या बोलते हैं उसको, एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में, वहां पे फिर तुम्हारा एक जक्स्टा मतलब जेजीए बना हुआ था वहां पे। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पे ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, यहां पे लिख लेना, काउंटर करंट फॉर्म ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, एक तो हो जाएगा तुम्हारा लूप ऑफ हेनले और साथ ही साथ में वासा रेक्टा, शॉर्ट में लिखे है ना वासा रेक्टा। क्लियर? वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के दोनों के क्लोज प्रॉक्सिमिटी के वजह से यहां पे तुम्हारा काउंटर करंट चलने वाला होता है। काउंटर करंट, काउंटर करंट बोलने का मतलब दो यहां पे करंट चलेंगे, करंट मतलब फ्लो होता है, सीधी सी बात। तो फ्लो जो होगा यहाँ पे दो फ्लूइड का, एक तो तुम्हारे फिल्ट्रेट का और दूसरा ब्लड का। तो ब्लड किस में जाएगा? वासा रेक्टा में। भाई ये तुम्हारा कैपिलरी का ही पार्ट है ना, तो वहां पे तो ब्लड ही फ्लो हो रहा होगा, तो ब्लड किस में जाएगा? वासा रेक्टा में। और जो तुम्हारा फिल्ट्रेट है वो किस में जा रहा होगा? लूप ऑफ हेनले में। तो इन्हीं दोनों के बीच में अब यहाँ पे तुम्हारा कुछ ताम झाम चलने वाला होता है, जिसके वजह से जो यूरिन है ये तुम्हारा कंसंट्रेट होकर के बॉडी से बाहर निकाला जाता है। आया ये समझ में? ठीक है, चलो भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डायग्राम यूज करने वाले होंगे। ठीक है, बस इतना ही ड्रॉ करना है। अब ध्यान दो, अब तो नाम पता चल ही चुका रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। ये है लूप ऑफ हेनले। क्लियर? और ये हो जाएगा तुम्हारा वासा रेक्टा। क्लियर? नीचे की तरफ आ रहा है तब के केस में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिसेंडिंग वासा रेक्टा, डीवीआर। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग वासा रेक्टा। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये तुम्हारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर? तो ध्यान देना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास में क्या है? असेंडिंग वासा रेक्टा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास क्या है? डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और ब्लड का फ्लो का भी डायरेक्शन यहाँ पे, सॉरी जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड है, फ्लूइड का फ्लो का भी डायरेक्शन तुम्हारा अपोजिट होगा। एक तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड का फ्लो डाउनवर्ड, तो असेंडिंग वासा रेक्टा में तुम्हारा फ्लूइड का फ्लो अपवर्ड। वहीं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड का फ्लो अपवर्ड, तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में तुम्हारा फ्लूइड का फ्लो डाउनवर्ड। समझ में आ गया? तो इसमें फ्लूइड के जो फ्लो रहते हैं ये भी क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्लियर? अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड किनके किनके बीच में हो रहा है यहाँ पे ध्यान देना, जो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी बना रहे हैं। एक आ जाएगा तुम्हारा डी एल ओ एच, और इधर से ए वी
आर के बीच में, अपोजिट फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, और एक हो जाएगा तुम्हारा ALOH असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग वासा रेक्टा। इनके बीच में क्या हो रहा है तुम्हारा, अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड हो रहा है, अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड हो रहा है। आया ये समझ में, क्लियर है, क्लियर है। चलो ये डायग्राम बनाओ फटाफट, फिर तुमको मैकेनिज्म समझाएं। यहां से मैकेनिज्म कुछ नहीं है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, जल्दी ये डायग्राम बनाओ फटाफट, डायग्राम जल्दी ड्रॉ करो। मैकेनिज्म छोटा सा ही है, आधा तो हम लोगों ने पहले भी खत्म कर चुका है। एक चीज और मैं यहाँ पे तब तक ड्रॉ कर लेता हूं, ऑस्मोलैरिटी। यहां पे तुम्हारा 300 ऑस्मोल पर लीटर, नीचे उतरोगे तो बेस आते आते हो जाएगा 1200 ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, क्लियर। चलो जल्दी लिखो, जल्दी, डन, गुड। चलो अब यहां से आगे बढ़ा जाए तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या, ध्यान से समझो। यहां से तुम्हारा क्या हो रहा था, यहां से हम लोग का बाहर निकाल रहे थे हम लोग H2O बाहर निकाल रहे थे, ये हो गया H2O और ये आ जाएगा H2O। समझ में आया ये, ध्यान देना। और इधर से क्या बाहर निकाल रहे थे हम लोग, NaCl। क्लियर, क्लियर। अब ध्यान दो, जब यहां पे तुम्हारा ब्लड आ रहा होगा, इस केस में ऊपर में इसमें अभी ऑस्मोलैरिटी कितना है, 300 ऑस्मोल पर लीटर का। क्लियर। अब जैसे जैसे यहां से तुम्हारा ये लिक्विड नीचे आता हुआ चलेगा, तब के केस में इसका भी ऑस्मोलैरिटी तुमको कहां तक पहुंचाना पड़ेगा, 1200 ऑस्मोल पर लीटर तक पहुंचाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, ऑस्मोलैरिटी को तुमको अगर इंक्रीज करवाना है तो पानी तो मिलाओगे नहीं, मिलाओगे क्या उस पे, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाओगे। और यहां से तुम्हारा क्या सीक्रेट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट। यही इलेक्ट्रोलाइट जो है ये एंटर कर जाएगा कहां पे, तुम्हारे इसमें। तो जब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट ऊपर में रहेगा तो कम अमाउंट पे एंटर करेगा, धीरे धीरे जब ये नीचे आते जाएगा तो ज्यादा NaCl उसमें आते जाएंगे, मतलब NaCl उसमें ज्यादा होते जाएंगे। तब के केस में इसका जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज करते जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका कंसंट्रेशन 300 से इंक्रीज होते 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 पहुंचेगा बेस तक। जब पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका, 1200 ऑस्मोल पर ml तक, सॉरी पर लीटर तक पहुंच जाएगा ये, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक पहुंच जाएगा ये। समझ में आ गया ये। अब समझो, जब ये तुम्हारा यहां तक आया हुआ है तो यहां पे तुम्हारा जो ब्लड है उसका ऑस्मोलैरिटी कितना होना चाहिए था, 1200। तो यहां पे 1200 ऑस्मोलैरिटी तक ये पहुंच गया, 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी तक ये पहुंच गया। आ गया इतना समझ में। अब इसी को तुमको ऊपर लेकर के जाना, तो जाहिर सी बात है ऊपर में ऑस्मोलैरिटी जो है तुम्हारा कम है, सराउंडिंग का इंटरस्टिशियम का जो तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी है ये ऊपर जब चढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कम मिलने वाला होगा। अब इसके पास में नमक जो है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भरा पड़ा है, क्योंकि यहां से इसको सोडियम क्लोराइड मिला था। समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे इसको सोडियम क्लोराइड मिला हुआ था उसको लेकर के आगे बढ़ा हुआ है। अब इसको धीरे धीरे, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, अब इसको डाइल्यूट होना पड़ेगा। तो डाइल्यूट होने के लिए जाहिर सी बात है इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, या फिर ये सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो H2OLOH से, मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बाहर निकला हुआ है, ये अब एंटर कर जाएंगे कहां पे, तुम्हारे वासा रेक्टा में। समझ में आ गया। तो पानी का इसमें एंटर करने की वजह से अब इसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होना चालू होगा और ये ऊपर जाना चालू होता है। तो ध्यान देना, पानी जो यहां से बाहर निकला था इसको एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया, जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब किया। तो यहां से इसने यहाँ के जा रहे मटेरियल को, यहां से जा रहे मटेरियल को कंसंट्रेट करने का काम किया। क्लियर। पानी भी यहां से बाहर, क्योंकि NaCl तो बाहर निकल ही गया, पानी भी यहां से बाहर निकल गया, तो भाई जो भी तुम्हारा यहां से फिल्ट्रेट जाएगा वो कैसा हो जाएगा, यहां से कंसंट्रेटेड होकर के जाने वाला होगा। अब ध्यान देना, यहां से H2O तो इसने एब्जॉर्ब किया, ये ठीक है, मतलब वासा रेक्टा ने यहां से H2O एब्जॉर्ब किया और साथ ही साथ में रिटर्न वहां से करता है स्मॉल अमाउंट पे NaCl, रिटर्न्स NaCl। यहां से क्या ये रिटर्न करने वाला है, NaCl। वैसे ही यहां से इसने क्या लिया हुआ है, NaCl लिया हुआ है। NaCl तो लिया हुआ है लेकिन रिटर्न करने वाला होगा यहां से स्मॉल अमाउंट में वाटर। यहां से क्या हो जाएगा, रिटर्न H2O। ध्यान देना, H2O यहां से नहीं निकलेगा, ये तुम्हारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और वहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ था कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो रहता है तुम्हारा इम्परमिएबल फॉर वाटर होता है। इम्परमिएबल मतलब बिल्कुल ही यहां से तुम्हारा वाटर नहीं निकलने वाला, वो ये यहां से सीक्रेट होगा, यहां से नहीं होगा। अब हम लोगों ने यहां से वाटर को जो बाहर निकाला हुआ है ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनले से थोड़ी निकाला है, इसको हम लोगों ने निकाला हुआ है वासा रेक्टा से।
क्लियर, वासा रक्टा से यहाँ से H2 बाहर निकाले हुए हैं। अब इसका थोड़ा सा जरूरत पड़ता भी है। अब ध्यान दो, ये तो हो गया तुम्हारा काउंटर करंट का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए बाजू में कौन है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट से यहां से क्या निकल करके आया हुआ था, यूरिया। क्लियर, और यही यूरिया जो है तुम्हारा मेंटेन करके रखेगा 1200 ऑस्मोल पर एमएल नीचे तक का। अब खाली यूरिया तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, यूरिया के अलावा भी तुम्हारे और भी सब्सटेंसेस का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न में NaCl दिया हुआ है, किसको, इंटरस्टिशियल स्पेस में, क्लियर, या इंटरस्टिशियम में, तो ये जो रिटर्न में NaCl दिया हुआ है, ये NaCl और ये यूरिया, ये दोनों ही तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्मोल रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। क्लियर, ये फाइनल डायग्राम है, अब तो समझ में आ चुका रहेगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड, नोट करके लिखना, 2 electrolytes are used for osmoregulation. कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा NaCl, कहां से निकला है, ये तुम्हारा रिटर्न किया गया कहां से, असेंडिंग वासा रेक्टा से, ठीक है, NaCl रिटर्न फ्रॉम असेंडिंग वासा रेक्टा। क्लियर, और दूसरा नंबर यहां से आ जाएगा यूरिया। क्लियर, और यूरिया कहां से सिक्रेट हुआ है स्मॉल अमाउंट में, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। आ गया ये समझ में, बस यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म। किया कुछ नहीं है यहाँ पे, हम लोगों ने बस काउंटर मतलब एंटी डायरेक्शन में, एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में हम लोगों ने फ्लूइड को फ्लो करवाया है। एक तरफ से वाटर एब्सॉर्ब कर, मतलब वाटर को हम लोगों ने फिल्ट्रेट से निकाल लिया, और दूसरे तरफ में हम लोगों ने NaCl भी रिलीज कर दिया फिल्ट्रेट से। तो कुल मिला करके फिल्ट्रेट का जो तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी है, ये भी मेंटेन होकर के जाएगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो तुम्हारा फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। समझ में आया, कंसंट्रेटेड फ्लूइड होने वाला होगा। तो इस हिसाब से तुम्हारे यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है बाय यूजिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर, क्लियर, चलो देख लो भाई, इतने में से अगर किसी को डाउट हो तो एक बार पूछो, और नहीं तो एक टॉपिक और निपटाएंगे फिर छोड़ूंगा आज क्लास। जल्दी लिखो जल्दी, डन, गुड, नेक्स्ट। अगला टॉपिक हेडिंग लगाओ, आज एक तो उसका निपटाएंगे, बाकी दो को भले कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक तो निपटाएंगे आज। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। इतने में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक, तो किडनी फंक्शन बेसिकली तुम्हारे 3 पार्ट से रेगुलेट होने वाले रहेंगे। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा हाइपोथैलेमस। क्लियर, सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, ठीक है, और यहां पे हम लोग जो देखने वाले होता है वो होता है रास मैकेनिज्म। क्लियर, JGA रास मैकेनिज्म। और एक आ जाएगा तुम्हारा तीसरे नंबर पे हार्ट, ठीक है, हार्ट से तुम्हारा ANF, ANF रिलीज होता है, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं इसको। बेसिकली इसके बारे में भी क्लास 10 में मैंने बताया हुआ था, जितने लोगों ने मेरे पास क्लास किया हुआ था उनको मैंने बताया था। हार्ट जो रहता है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, वहां पे तुम्हारे वो तुम्हारे ऑर्गन और उसके साथ साथ में तुम्हारे ग्लैंड के जैसे भी काम करते हैं। क्लियर, पेनक्रियाज हो गया, हार्ट हो गया तुम्हारा, ये क्या बोलना चाहिए, और किडनी हो गया, ठीक है। तो हार्ट से तुम्हारे ये निकलने वाला हार्मोन होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इसके बारे में डील करेंगे आगे में। तो आज के लिए हमारा पहले नंबर का टॉपिक जो है ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोथैलेमस। तो क्या हो जाएगा, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस।
ठीक है। तो आज हम लोग इसमें से देखने वाले रहेंगे रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। अब जाहिर सी बात है हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, थोड़ा सा 10th का याद करने की कोशिश करना भाई, क्योंकि देखो हम लोग अभी मेन चैप्टर तक पहुंचे नहीं है और उनका यूज यहाँ पे करना हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। क्लास 10th में बकायदा तुमको बताया गया रहेगा कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, उनमें से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ पे बनेगा, तो ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल तुम लोग को बताया गया रहता है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेन पे प्रेशर डालो और चीजों को रिकॉल करने का कोशिश करो। याद हो जाता है तो चीजें समझ में आएगा, नहीं आता है तो भाई चीजों को रटना पड़ेगा तुमको, बेसिकली उतना ही है, अदरवाइज दूसरा कोई यहाँ पे क्या बोलना चाहिए मतलब है नहीं। इससे समझ में आ रहा है बात। तो चीजों को रटने से बचना है, तो पिछले वाले जो भी एलिमेंट्स पढ़े हुए थे उसको जितना भी याद हो पाए याद करने का कोशिश किया करो। समझ में आ गया ये? क्लियर क्लियर। चलो तो ध्यान देना, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस रेगुलेशन कब करता है? व्हेन GFR डिक्रीजेस। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, देखा था कल हम लोगों ने, 125 ml पर मिनट होता है उसमें, ठीक है। तो GFR जब डिक्रीज होता है तब जाकर के तुम्हारा हाइपोथैलेमस काम करने वाला होगा। अब ये थोड़ा सा लिंकिंग का प्रोसेस है, समझ में आ रहा है, चीजों को लिंक करने की कोशिश करना। GFR अगर कम हो रहा है, GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन कब कम होगा? जब जाहिर सी बात है ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। तो व्हेन GFR डिक्रीजेस, ये क्या होगा? व्हेन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस। क्लियर। ब्लड वॉल्यूम कब डिक्रीज होता है? जब तुम्हारा वाटर लेवल कम हो जाएगा, व्हेन H2O डिक्रीजेस। आ रहा है ये समझ में? तो कुल मिलाकर के बोलने का मतलब ये है कि GFR तुम्हारा H2O के कम होने की वजह से वो होगा। तो पानी का कमी हो गया बॉडी में, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा यहाँ पे हार्मोन रिलीज होने वाला रहेगा या जो भी तुम्हारा हाइपोथैलेमस का काम होने वाला होगा वो क्या एक्टिविटी या कौन सा फंक्शन करने वाला होगा? वो तुम्हारे H2O को बचाने वाला होगा। समझ में आ रहा है बात? H2O को वो प्रिवेंट करने वाला होगा। तो H2O के प्रिवेंशन के लिए अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देख भी चुका है, उतना ही डिटेल यहाँ पे देखना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कवर नहीं करने। समझ में आया ये? क्लियर। तो यहां से जो हाइपोथैलेमस है, सबसे पहले अब करना क्या, ध्यान देना। हाइपोथैलेमस जो रहेगा सबसे पहले यहाँ का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स जो रहेंगे ये तुम्हारे एक्टिव होंगे। क्या होंगे? ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट। ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स करते क्या है? ये डिटेक्ट करेंगे कि कहां पे तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस आ रहा है। तो ये क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स ये क्या फंक्शन करते हैं? बेसिकली डिटेक्ट ऑस्मो रेगुलेशन, सॉरी ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, डिटेक्ट ऑस्मोलैरिटी। तो भाई जाहिर सी बात है ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे ये जज करेंगे कि कहां पे तुम्हारा पानी का कमी हो रहा होगा और कहां पे पानी जो है तुम्हारा सफिशिएंट अमाउंट पे होने वाला होगा। तो मान लो तुम्हारा पानी का कहीं पे कमी हुआ है, या तुम्हारा पानी का तो खैर ज्यादा को तो डिटेक्ट करेंगे नहीं, ऑस्मो रिसेप्टर्स या फिर ऑस्मो रेगुलेटर रिसेप्टर्स जो रहते हैं तुम्हारे पानी के कमी को ही डिटेक्ट करने वाले होते हैं। तो डिटेक्ट ऑस्मोलैरिटी या लिखो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ वाटर भी लिख लो। ठीक है। अब इन्होंने डिटेक्ट कर लिया, मान लो कि पानी का कमी हुआ है, तो डिटेक्ट ऑस्मोलैरिटी या डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, ऑस्मोलैरिटी ना लिखो भाई, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर ही लिखो, ये ज्यादा सुटेबल होगा। वेट, डिटेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, जैसे ही डिटेक्ट होगा उसके बाद फिर रिलीज क्या चीज? ADH फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरो हाइपोफाइसिस, रटो नाम को इसका, रटो, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहां से तुम्हारा क्या होगा? एडीएच सिक्रेट किया जाएगा, और एडीएच का फंक्शन अभी अभी हम लोगों ने देख लिया। तो एडीएच जो रहेगा फाइनली ये क्या करेगा? प्रिवेंट्स फ्रॉम वाटर लॉस।
क्लियर? क्या करने वाला होगा ये? प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने वाला होगा। चलो इतने को जल्दी छापो, फिर थोड़ा सा इसका डायग्राम बताएंगे और एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे। जल्दी करो जल्दी। हाँ आगे भी लिख लेना भाई, ये जो पूरा डिटेल लिखे थे, प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, ये वाटर लॉस ये रोक दिया। ठीक, इसके बाद में जब वाटर लॉस कम हो जाएगा तब के केस में क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जीएफआर भी क्या हो जाएगा? यहां से इंक्रीज हो जाएगा, लीड्स टू जीएफआर इंक्रीज। तो जीएफआर के डिक्रीज होने की वजह से तुम्हारा रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट हुआ। एक बार बोल रहे सुन लो, जीएफआर के डिक्रीज होने की वजह से तुम्हारा रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट हुआ। पहला रेगुलेशन कौन किसका देख रहे हैं हम लोग? हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली ये जीएफआर के डिक्रीमेंट को इंक्रीज करने के लिए एडीएच रिलीज करने वाला है। लेकिन उससे पहले होगा क्या कि उसके जो रिसेप्टर्स होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलो या फिर ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स बोलो, ये रिसेप्टर्स पहले डिटेक्ट करेंगे भाई कि तुम्हारे ऑस्मोलैरिटी का वैल्यू कहां पे कमी या ज्यादा हो रहा है, या कहां पे तुम्हारा पानी का कमी हो रहा है। जैसे इनको डिटेक्ट हो जाएगा पानी का कमी हो रहा है तो यहां से एडीएच रिलीज करेंगे। एडीएच पहुंचेगा तुम्हारे डीसीटी और तुम्हारे क्या बोलना चाहिए कलेक्टिंग डक्ट के पास में। वहां से तुम्हारा ये वाटर को एब्जॉर्ब, मतलब कि वाटर को प्रिवेंट करेंगे, लॉस होने से प्रिवेंट करेंगे। जब वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, वाटर का अमाउंट बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा होता है तब के केस में जीएफआर का भी रेट जो है, जीएफआर जो भी है तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा। और जीएफआर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है फिर तुम्हारा बॉडी जो है नॉर्मल तरीके से चलना चालू कर जाएगा। समझ में आ गया ये? क्लियर? क्लियर? चलो तो इतने को लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो इसको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका करवाएंगे कि इसको वैसोप्रेसिन क्यों बोल रहे हैं। अच्छा यहीं पे लिखवा दें क्या? एक काम करो, ये बाजू में ही लिखो, वेट। ठीक, यहां पे लिखो, ये जो एडीएच है इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला होता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो ल्यूमेन रहेगा, ल्यूमेन का साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो होगा क्या? ल्यूमेन साइज डिक्रीज। क्लियर? अगर ल्यूमेन का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो यहां से तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। अब भाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया हुआ है तो ब्लड का फ्लो जो रहेगा ये तुम्हारा स्पीड हो जाएगा, और ब्लड तुम्हारा जितना ज्यादा तेजी से फ्लो होने वाला होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तुम्हारा उतना बेहतरीन होगा। क्लियर? इसका मतलब जीएफआर भी तुम्हारा वहां से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो यहां से बीपी इंक्रीज ड्यू टू विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंक्रीज। और यही तुमको क्या प्रोवाइड करेगा? जीएफआर में इंक्रीज। क्लियर? इसी वजह से इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाने का काम करेगा। ब्लड वेसल्स जो रहते हैं इनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला होता है। अगर उनको ये पचकाएगा तो जाहिर सी बात है ल्यूमेन का साइज और नैरो होते जाएगा, और ल्यूमेन का साइज जितना पतला उतना ही स्पीड में तुम्हारा ब्लड का प्रेशर बनने वाला होगा। और जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा तो भाई जाहिर सी बात है जीएफआर का रेट तुम्हारा क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो तो इतने को वन बाय वन पूरा नोट डाउन करो। जिसको थोड़ा मोड़ा भी कहीं पे डाउट हो तो पहले पूछ लो। हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट वाली कोई ज्यादा बात है वैसे था नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीजों को मैंने पहले भी तुमको डील करवा दिया, यहाँ पे मैंने तुमको फैक्ट्स लिखवाए हैं। ठीक है, एक बार सारी चीजों को रिलेट करो, जहां पे भी डाउट आ रहा हो या जो समझ में ना आया हो उसको पूछो। ठीक, उसको पूछो, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो उसको सिंप्लीफाई करके और तरीके से बताएंगे। भाई तरीके अपने पास भरे पड़े हैं। क्लियर? और नहीं हाँ तो फिर सेशन एंड किया जाएगा। आज तुमको बस एक ही टाइप का, एक ही रेगुलेशन का बताया गया है। कल हम लोग देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल में भी तुम्हारा क्लास ना हो। ठीक है, अगर होता है तो ठीक है खत्म कर लेंगे, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परसों कंप्लीट करेंगे। जेजीए और हार्ट इन दोनों से जो रेगुलेशन होने वाला रहेगा इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद तुम्हारे छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स बचेंगे। क्लियर? एक मिक्चुरेशन का टॉपिक बचने वाला होता है, और यहां से तुम्हारा एक तुम्हारा डिसऑर्डर्स आएंगे, और एक छोटा सा एक टॉपिक और बचा हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा उसका एक्चुअल टॉपिक का नाम, बाकी एक और बचेगा फिर। ठीक है, क्लियर?
अच्छा, नो डाउट, नो डाउट, क्लियर क्लियर, गुड, वेरी गुड। तो इतना अगर क्लियर हो चुका है, इतना अगर क्लियर हो चुका है, तो अब सेशन को यहीं पे एंड किया जाता है। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, अब पता नहीं कल या फिर मंडे को, बाकी होगा, जब भी होगा, होने वाला होगा, होगा। अगर कल हाँ ध्यान देना, कल होने वाला होगा तो मैं तुम्हारे मॉर्निंग में 10 बजे से पहले तक मैं टाइम अपडेट कर दूंगा। अगर 10 बजे से पहले तक तुम्हारे ऑनलाइन का टाइमिंग अपडेट नहीं होता तो समझ लेना कि कल तुम्हारा क्लास नहीं होने वाला है। क्लियर? क्योंकि अगर मेरे को बाहर जाना हुआ तो मैं 10 बजे से पहले ही निकल जाऊंगा, और बाहर अगर निकल लिया हाँ तो टाइम अपडेट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलने वाला होगा। तो अगर टाइम अपडेट करना रहा तो 10 बजे से पहले ही तुम्हारा टाइम अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज कल क्लास नहीं होने वाला है। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे अगले दिन।